चलो बच्चों डिस्कस करते हैं एनबीएस नंबर 15। आज डिस्कस करेंगे बोहर थ्योरी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एक क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा और सभी बच्चे एनबीएस को फॉलो करें, साथ साथ में सभी दोस्त यारों तक पहुंचा दें। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग 30 से 35 सब टॉपिक पढ़ेंगे और आपके 27-28 क्वेश्चन नीट में पक्का आएंगे। मतलब 110 नंबर से ऊपर का टारगेट है कि 120-130 नंबर आपके आ जाए, मगर ये तभी आएंगे जब हर लेक्चर को कम से कम 2 बार देख लोगे और हर लेक्चर 15 मिनट के आसपास का है। ठीक है, तो बहुत हाई वेटेज टॉपिक चल रहा है। तो चलो स्टार्ट करता हूं एनबीएस नंबर 15। देखो एनबीएस नंबर 15 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बोहर थ्योरी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो रेडियस ऑफ एटम का फार्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। यूनिट ध्यान रखना एंगस्ट्रॉम है, तो फार्मूला जरूर याद रखो, आर एन इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। और ये क्वेश्चन पक्का पेपर में फार्मूला बेस्ड ही रहता है। बोहर थ्योरी का क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही रहता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। मगर यदि यूनिट जूल बनाना चाहते हो तो 21.8 इंटू 10 की पावर -19 जूल पर एटम। जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, जूल पर एटम। ठीक है, तो दोनों यूनिट में फार्मूला ध्यान रखो। क्यों? कभी कभी ऑप्शन जूल में देते हैं, कभी कभी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देते हैं। अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी के बराबर होती है विद अपोजिट साइन, इसीलिए मॉड लगा रखा है, क्योंकि टोटल एनर्जी माइनस की है, काइनेटिक एनर्जी प्लस की होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है टोटल एनर्जी का डबल होती है, सेम साइन, जितनी टोटल एनर्जी है उसका डबल पोटेंशियल एनर्जी होती है। किसी इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट से निकालने के लिए कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी? तो ध्यान रखना आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी की जो बच्चों वैल्यू होती है वो मॉड ऑफ टोटल एनर्जी होती है उसी सेल की, nth सेल की। मतलब यदि कोई कह रहा है कि थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो थर्ड सेल में रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन की जितनी टोटल एनर्जी है उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी टोटल एनर्जी से बंधा होता है। अब यदि उसको रिमूव करना है तो उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। टोटल एनर्जी माइनस होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस होती है, इसलिए मॉड लगा दिया है। तो कभी कभी आयोनाइजेशन एनर्जी भी पूछ लेते हैं। पॉसिबल एनर्जी लेवल फॉर हाइड्रोजन एटम, यह पूछा जाता है कि किसी भी ऑर्बिट की कौन कौन सी एनर्जी पॉसिबल है। तो हमेशा ध्यान रखो -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, n इक्वल टू 1 डालो। सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, n इक्वल टू 2 डालो। तो जब n इक्वल टू 1 डालोगे तो इतना आएगा, n इक्वल टू 2 डालोगे तो इतना आएगा, है ना। 2 डालोगे तो 4 3 12, सॉरी 1 मिनट, 4 3 12। और ये इसका मतलब यदि इलेक्ट्रॉन की या तो ये एनर्जी पॉसिबल है या ये एनर्जी पॉसिबल है, इनके बीच की कोई भी एनर्जी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पॉसिबल एनर्जी लेवल क्या है, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एन की वैल्यू फिक्स है, या तो एन की वैल्यू 1 पड़ेगी, या एन की वैल्यू 2 पड़ेगी, या एन की वैल्यू 3 पड़ेगी। तो इसका मतलब पहले ऑर्बिट की एनर्जी ये है, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी ये है। अब इसके बीच में कोई भी एनर्जी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह n इक्वल टू 3 डालो तो तीसरे ऑर्बिट की आ गई, तो उसके बीच में भी कोई भी एनर्जी पॉसिबल नहीं है। तो कभी कभी पॉसिबल एनर्जी लेवल की वैल्यू पूछी जाती है। एनर्जी गैप, फोटोन रिलीज, फोटोन गेन ट्रांजिशन। यदि कोई फोटोन अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे, सॉरी, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है या लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल पे जा रहा है, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा ऊपर से नीचे आने पर, नीचे से ऊपर जाने पर कितनी एनर्जी गेन करेगा, वो इस गैप के बराबर होती है। और वो गैप के बराबर होती है जिसका फार्मूला ये है, ये देखो, ये गैप क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू SC अपॉन लैम्डा होता है, सॉरी बेटा, तो SC अपॉन लैम्डा इक्वल टू -21.8 इंटू 10 की पावर
जेड स्क्वायर 10 की पावर 19 नहीं लिखा है, एक मिनट, वैल्यू थोड़ी सी गलत है। टेन की पावर 19 भी आएगा। जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जूल पर एटम, ये वैल्यू मैंने जूल में लिखी है। यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो इस जगह पे 13.6 कर देना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी। अब यदि मान लो ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो साइन माइनस रखना। यदि नीचे से ऊपर जा रहा है तो एनर्जी गेन करेगा, साइन प्लस रखना। मगर एनर्जी गैप उतना ही रहेगा, एनर्जी उतनी ही रहेगी। साइन तो बस ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, गेन हो रही है। तो यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो माइनस साइन रखोगे, यदि नीचे से ऊपर जा रहा है तो प्लस साइन रखोगे। ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। तो एनर्जी गैप दो सबसेल के बीच की एनर्जी का गैप हमेशा कितना होगा, ये होगा। ठीक है, क्या 21.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जूल पर एटम। बात समझ पाइए? अच्छा, अब देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला होता है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फार्मूला, सारे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। एनर्जी में थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, तो जितनी भी चीजें पूछ सकता है वो सारी मैंने बता रखी है। अब आ जाओ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन आता है, अपर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन आता है तो फोटोन रिलीज करता है, और वो फोटोन की जो वेवलेंथ होती है उन वेवलेंथ का हम कलेक्शन बना देते हैं। उस कलेक्शन को ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जरा दो बातें ध्यान रखो। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? तो देखो बच्चों, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है उसको जरा समझो। x+1, गौर समझो। यदि कोई nth एक्साइटेड स्टेट है, यदि कोई nth एक्साइटेड स्टेट है मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, तो इसका मतलब क्या है? जैसे इलेक्ट्रॉन 1 पे रिवॉल्विंग कर रहा था तो उसका एक्साइटेड स्टेट कौन होगा? 2, 3, 4, 5, 6। क्यों? 1 पे तो रिवॉल्विंग कर रहा है, जिस पे रिवॉल्विंग करता है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। 1 पे कर रहा है तो ग्राउंड स्टेट 1 है, 2 पे कर रहा है तो ग्राउंड स्टेट 2 है। अब ग्राउंड स्टेट के ऊपर वाले जितने भी ऑर्बिट है वो सब एक्साइटेड स्टेट है, वो सब एक्साइटेड स्टेट है। बात समझ गए? अब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे है और नीचे आएगा तो फोटोन रिलीज करेगा, उस फोटोन की वेवलेंथ का करेक्शन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। अब देखो, यदि कोई कहता है कि nth एक्साइटेड स्टेट है तो उसमें n की वैल्यू क्या होगी? जितना भी एक्साइटेड स्टेट हो उसमें एक जोड़ के n की वैल्यू लिखना। जैसे कोई कहता है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n कितना रखोगे? 3, एक ज्यादा, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट सेकंड है तो इसका मतलब फर्स्ट में घूम रहा होगा, तो दूसरा एक्साइटेड स्टेट n = 3 होगा। तो जितना एक्साइटेड स्टेट बोले उसमें एक ज्यादा जोड़ के n माना जाएगा, तो n = होता है x+1। x क्या है? एक्साइटेड स्टेट। इतनी बात समझ में आ गई सबको, है ना? अब देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी? 1/λ = rz² 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये वेवलेंथ है कि जब अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी वेवलेंथ कितनी आएगी। मतलब यही चीज है, ये वाला फार्मूला ही है, बस इसकी वैल्यू डाल दी गई है, और सबको डालने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो ये और वो सेम फार्मूला है। क्यों? इसमें भी तो वही बात है, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कितनी एनर्जी, हम यहां एनर्जी निकालना है, वहां हम वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ निकालने के लिए ये सारी चीजें नीचे चली जाएंगी, और इस पूरे को उन्होंने क्या कर दिया है? आर कह दिया है, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो वही फार्मूला है। देखो, लाइमन सीरीज के लिए n1 = 1 होगा, तो n2 क्या होगा? लाइमन सीरीज के लिए n1 = 1 है, तो जिस
सीरीज का जो बेस है वो n1 इक्वल टू जैसे 1 है तो n2 क्या होगा, उसको छोड़कर ऊपर की सारी, तो n2 की वैल्यू होगी ग्रेटर देन n1, मतलब आप n2 क्या रख सकते हो 2 3 4 5 6 7 8। बामर सीरीज के लिए n1 इक्वल टू कितना है 2, तो n2 क्या रख सकते हो 2 से ऊपर कुछ भी, 2 3 4 5 6 7। जिस एनर्जी लेवल पे जो सीरीज होती है, जैसे लाइमन के लिए n1 इक्वल टू 1 है क्योंकि सारी लाइनें 1 पे गिरती हैं, तो n1 1 है तो n2 क्या होगा 1 को छोड़कर सब। अब बामर के लिए n1 2 है तो n2 क्या होगा 2 को छोड़कर सभी, ऊपर ऊपर नीचे नहीं ऊपर, 2 को छोड़कर सभी, मतलब n2 की वैल्यू 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख सकते हो। अब इसी तरह पास्चन है तो पास्चन के लिए n1 कितना है 3, तो n2 क्या होगा ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3। ब्रैकेट के लिए n1 इक्वल टू 4 तो n2 क्या होगा ग्रेटर देन 4। फुंड के लिए n1 इक्वल टू 5 तो n2 क्या होगा ग्रेटर देन 5। अब कौन सी सीरीज किस रीजन में पाई जाती है, तो लाइमन सीरीज पाई जाती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, बामर सीरीज पाई जाती है विजुअल रीजन में, इसके बाद सारी की सारी सीरीज इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है, सारी की सारी सीरीज इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। ये देखो अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एनी सीरीज, किसी भी सीरीज की सबसे छोटी वेवलेंथ क्या होगी, तो देखो वेवलेंथ और एनर्जी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ये देखो फार्मूला है। तो यदि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है तो एनर्जी क्या चाहिए मैक्सिमम चाहिए, तो सबसे बड़ा एनर्जी गैप के लिए n2 की वैल्यू कितनी डालोगे इन्फिनाइट। यदि कहीं पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात की जा रही है, मिनिमम वेवलेंथ की बात की जा रही है, तो ध्यान रखना n2 की वैल्यू हमेशा इन्फिनाइट डालनी है सबके लिए, सभी सीरीज के लिए n2 की वैल्यू क्या डालनी है इन्फिनाइट। क्यों, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी गैप सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा क्या होगा जब वो इन्फिनाइट से जंप करे। अच्छा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए क्या करोगे, यदि वेवलेंथ मैक्सिमम है तो एनर्जी गैप मिनिमम। अब सबसे छोटा एनर्जी गैप क्या होगा, जिस सीरीज की बात कर रहे हो उससे एक ज्यादा, जैसे लाइमन की बात कर रहे हो तो एक ज्यादा क्या हुआ n2, n2 क्या हुआ 2, तो n2 की वैल्यू n1 प्लस 1, जिस सीरीज की बात कर रहे हो उस सीरीज के बेस नंबर में एक जोड़ दो बस, सबसे छोटा क्या हो सकता है एनर्जी लेवल वही हो सकता है। हम लाइमन की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटा क्या हो सकता है 1 2, हम बामर की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटा क्या हो सकता है 2 3, तो n2 की वैल्यू n1 प्लस 1। अब जिस सीरीज की बात कर रहे हो उसके हिसाब से n1 डाल लो, n2 आ जाएगा। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए सबसे छोटा गैप एनर्जी का और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा गैप, तो n2 की वैल्यू आपको अपनी तरफ से डालनी पड़ती है, तो जरा ध्यान रखना कब कब क्या क्या वैल्यू लोगे। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो 2025 का क्वेश्चन है, इसको करते हैं। द एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन एंड लिथियम आयन। हीलियम आयन की एनर्जी पूछ रहा है, तो हीलियम आयन के लिए जेड कितना होता है 1, तो रेडियस की वैल्यू क्या हुई भाई, रेडियस का फार्मूला है 0.529। अब यहां देखो पिकोमीटर में कह रहा है, क्या कह रहा है पिकोमीटर में, तो पिकोमीटर में कर लेना 0.529 इंटू एन स्क्वायर 1 जेड एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर बनाने के लिए क्या किया जाता है, एंगस्ट्रॉम को, अच्छा जेड की वैल्यू गलत डाल दी, जेड कितना होगा 2, क्यों हीलियम की बात कर रहा है, हीलियम के लिए जेड कितना होता है 2 है, तो पिकोमीटर कर रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो ये पिकोमीटर हो गया, तो डिवाइड करो रेडियस में, तो आप डिवाइड करके देखिए तो क्या आ जाएगा 26 2 दूनी 4 1 हो गया, ये और ये और ये, इतनी पिकोमीटर तो रेडियस आ गई। अब टोटल एनर्जी ऑफ हीलियम निकालो, तो टोटल एनर्जी का फार्मूला है, अब पहले यूनिट चेक कर लो कि कौन सा फार्मूला लगाया जाए, यूनिट क्या है जूल, तो जूल वाला लगाओ, -21.8 इंटू 10 की पावर -19 जेड स्क्वायर। अब जेड की वैल्यू क्या है 2, एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 1, अब ये क्या है जूल पर एटम, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 4 हुआ, तो 4 हुआ तो कितना हो गया 8 चौक 32 है ना, 4 1 कम 4 और 4 3 7, अब 4 दूनी 8 तो 8,
माइनस का इंटू 10 की पावर -19 जूल पर एटम। हाइड्रोजन हीलियम आयन की रेडियस और हीलियम आयन की टोटल एनर्जी इतनी होगी। अब पहले हीलियम आयन की चेक कर लो, 8.71 एनर्जी इंटू 10 की पावर -16, गलत। यदि यहां पॉइंट लगाओगे तो ये 18 होगा, 16 नहीं होगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ये 16 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, है ना। अच्छा नहीं नहीं, मैंने गलती कर रखी है, ये पॉइंट यहां कहां है, यहां पे है, हाँ। अच्छा 16 नहीं हो सकता। अब यहां देखो ये ठीक है, 8.72 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहां किसका आएंगे तो ये 18 हो जाएगा। अब ये क्या है 26.4 पिकोमीटर, ये तो एकदम सही है। अब इसमें चेक करो, ये गलत, देखो रेडियस गलत है, ये देखो है। तो आपको ज्यादा निकालने की जरूरत ही नहीं है, देखो जरा सा सॉल्व किया आंसर आ गया। लग रहा है बहुत लेंदी और टफ क्वेश्चन है। मैंने हीलियम की रेडियस निकाली, हीलियम की एनर्जी निकाली, उतना मैच कराया, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में मैच हो रहा है। ये देखो हीलियम की रेडियस 26.4 और एनर्जी -8.72 इंटू 10 की पावर -18, ये सिर्फ इसी में मैच हो रही है। अब हीलियम यदि दो में मैच हो रहा होता तब मैं लिथियम की निकालता, जब दो में मैच ही नहीं हो रहा है तो क्यों टाइम बर्बाद करें। अच्छा अब ये क्वेश्चन देखो, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट फॉर हीलियम आयन इज x। अब भाई ग्राउंड स्टेट तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, E टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस, है ना, -13.6 जेड स्क्वायर, हीलियम के लिए 2, एन स्क्वायर, एन की वैल्यू क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये हीलियम की हो गई। देन दैट फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन इक्वल टू 2 स्टेट ऑफ बेरिलियम आयन इज, हीलियम की एनर्जी इतनी है तो बेरिलियम के सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी बताओ, तो लगा दो भाई। बेरिलियम की हम एनर्जी निकाल रहे हैं -13.6। अब बेरिलियम का जेड कितना होता है 4, है ना 4, और एन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। 2 क्यों है, देखो n इक्वल टू 2 के लिए कह रहा है। अब डिवाइड कर दो, तो जब डिवाइड करोगे तो x अपॉन ई, ये कट गया। अब ये देखो यहां ऊपर क्या बचा 4, अब यहां देखो ये 4 है ये 16 है, तो ये पूरा कट गया, ये नीचे 4 बचा, तो 4 डिवाइडेड बाई 4, देखो ये कट गया ना। अब इसको डिवाइड करो, तो जब डिवाइड करोगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो 4 इंटू 4 आ रहा है, तो E की वैल्यू आ रही है x/16, E की वैल्यू आ रही है आंसर ही नहीं है कोई। N की वैल्यू कितनी होती Be के लिए, एटॉमिक नंबर Be का 4 ही तो होगा। देखो हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, हाँ 4 होगा, तो 4 होगा। तो हीलियम के लिए एक बार देख लें कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया, Z²/N, Z² हीलियम के लिए 4 और N की वैल्यू 2, तो 1 4 ये बचा, 1 4 ये बचा, 16 तो कहीं आंसर ही नहीं है। -x जरा चेक करो, डिवाइड करोगे ऐसे तो ये कहाँ जाएगा, ये इसके पास जाएगा। अच्छा 4 डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है, इसलिए गलत हो रहा है। 4 डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है, कट गया। तो E की वैल्यू क्या आ रही है, x आ रही है माइनस में, क्यों एनर्जी की साइन तो हमेशा माइनस में होगी। E की वैल्यू कितनी आ रही है, x आ रही है, ठीक है, बस आ गया। देख लो सिंपल फार्मूले को बस इधर उधर करने वाले क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, इफ द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन इज इतना, रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट, तो सेकंड बोहर ऑर्बिट की देखो रेडियस आपको दी है, कितनी दी है, मैं डायरेक्ट रख रहा हूं। देखिए रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन हीलियम एटम इज इतना, तो रेडियस इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर, n की क्या है वैल्यू, सेकंड बोहर ऑर्बिट, अपॉन जेड, जेड की क्या है 2, ये इक्वेशन है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन, तो भाई लिथियम आयन की रेडियस निकालनी है,
n की वैल्यू क्या है, थर्ड बोहर ऑर्बिट, और z कितना होता है 3, ये सेकंड, डिवाइड करो, डिवाइड किया तो 105.8 डिवाइडेड बाई r, ये कट गया। अब इसमें देखो एक कट गया, एक इसका भी कट गया, है ना, तो ये 2/3 आया, तो r की वैल्यू आ गई 3 का मल्टीप्लाई हो गया और 2 से डिवाइड हो गया। तो देखो 5 2 9, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 27, 2 6 6 2 8, है ना, और 5 3 15, ये आ रहा है 158.7 एंगस्ट्रॉम। ये देखो, बस फार्मूला लगा के आपको वैल्यू को इधर उधर करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये नीट 2026 में आया है, पढ़ो। ए बल्ब इज रेटेड इज 150 वॉट कन्वर्टिंग 8% ऑफ एनर्जी इनटू लाइट। इफ एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज इतना, हाउ मैनी फोटोन आर इमिटेड बाय बल्ब पर सेकेंड। अब देखो, एक बल्ब है 150 वाट का, तो इसका मतलब इस बल्ब की कैपेसिटी 150 वाट है, ठीक। अब 8% लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है, निकाल देता है, तो 150 का 8% मतलब कितनी एनर्जी को ये निकाल देता है, तो ये निकाल देता है इतनी एनर्जी को। 150 वाट इसकी पावर है, मतलब 150 एनर्जी ये मैक्सिमम रिलीज कर सकता है, इसमें से 8% एनर्जी वो रिलीज कर देता है, ये लो जूल में आ गया, इतनी एनर्जी निकालता है। अब वो कह रहा है इतनी एनर्जी जब निकालेगा तो कितने फोटोन रिलीज होंगे। एक बल्ब इतनी एनर्जी निकाल देता है, एक बल्ब की मैक्सिमम एनर्जी क्या है 150, 150 वो मैक्सिमम निकाल सकता है, मगर इसका 8% एनर्जी निकाल देता है इन टर्म ऑफ फोटोन, और एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, तो बताओ कितने फोटोन निकालेगा। तो बस एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो इसको, तो नंबर ऑफ फोटोन, टोटल एनर्जी कितनी रिलीज कर रहा है, इतनी एनर्जी टोटल रिलीज कर रहा है 8%। अब एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो, ये ऊपर चला गया, 0 से 0, ये 3, ये 2 और ये 4, तो ये 12 आ गया, और ये ऐसा आ गया। अब ये लगभग 3 के आसपास आएगा, 3 से थोड़ा छोटा आएगा, 3 से थोड़ा छोटा, यही आंसर है बस। भाई देखो, ये 12 लिखा है और ये 4.42 लिखा है, तो 4 तई 12 होता है, तो 3 से छोटा आएगा, 3 से छोटा एक ही आंसर है 2.71। ये देखो 2.71 और कोई आंसर ही नहीं है, 1 से बड़ा आएगा कंफर्म है ना, तो बस यही आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन ये था, एक फोटोन 10 एनर्जी निकालता है और टोटल 100 एनर्जी बल्ब से निकली है, तो बताओ कितने फोटोन निकले। एक फोटोन की एनर्जी 10 है और टोटल बल्ब से 100 एनर्जी निकली है, तो कितने फोटोन है, तो एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दिया, तो टोटल एनर्जी बल्ब कितनी निकाल रहा था, इतनी, और एक फोटोन की इतनी एनर्जी थी, डिवाइड हो गई, आंसर आ गया। अब इसको देखो, द रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर द बामर सीरीज लाइन अपीयर। अब बामर सीरीज कहां अपीयर होती है, विजुअल रीजन में, अभी पढ़ाया कि बामर सीरीज विजुअल रीजन में अप्लाई होती है। अब इनकी सीरीज को मैच करो, तो यार बामर कहां होती है, विजुअल में है, और लाइमन कहां होती है, अल्ट्रावायलेट में, बाकी दोनों इंफ्रारेड रीजन। तो लाइमन अल्ट्रावायलेट, लाइमन का सेकंड हो गया। अब बामर का क्या है, फोर्थ, तो बी का फोर्थ हो गया, सिर्फ इसी में है, आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब ये देखो, ये नीट 2025 का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगो 2 से 3। जब वो 2 से 3 जा रहा है तो उसकी एनर्जी गैप कितनी होगी। जब वो 2 से 3 जा रहा है तो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, क्या आपको यदि याद हो वैल्यू 21.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये एनर्जी गैप बताया था। तो 2 से 3 गया तो इतनी एनर्जी रिलीज की, अब 4 से 6 गया
तो कितनी करेगा, इतनी करेगा। यही फार्मूला है, ये एनर्जी गैप आ गया। अब वो पूछ रहा है इनका रेशियो बताओ। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, वेवलेंथ ऑफ लाइट पूछ रहा है, तो ये मत लगाओ, ये मत लगाओ, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। चाहो तो ये लगा दो तब भी आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, मगर इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है ना। क्यों? अब फोटोन की एनर्जी को hc अपॉन लैम्डा के फॉर्म में रखोगे, इससे अच्छा डायरेक्ट ये वाला लगा दो, RZ स्क्वायर। यदि वो 2 से 3 पे जाएगा तो इतनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो 4 से 6 पे जाएगा तो इतनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। अब बट डिवाइड कर दो। अब कैलकुलेशन कम है, उसमें क्या था, कैलकुलेशन ज़्यादा थी, इसलिए मैंने कहा कि वो ना लगाओ, नहीं तो आंसर तो दोनों से आएगा। ये कट गए। अब इसमें एलसीएम ले लो, है ना। तो ऊपर कितना बना, ये कितना आया, यदि मैं डायरेक्ट करूँ तो ये देखो 9 और 9 से 5 4 गया 5, 5 ये आया, ये कितना आएगा, ये आया 36, और 36 से 16 गया, 4 चुको 16, 36 से 16 गया 20, और ये आया 16 इंटू 36। तो 1 2 का 4 करोगे तो 5 इंटू 16 इंटू 36, 9 इंटू 4 इंटू 20। अब कट्टम काट खेल लो, ये 4 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, 9 से 9 कट गया, सिंपल था। 4/1, मगर उल्टा लिखना है, यहां ऊपर ये है नीचे ये है, तो ये 1/4 आ जाएगा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्यों? देखो वो कह रहे हैं रेशियो निकालो 2 से 3 जाने की वेवलेंथ एंड 4 से 6 जाने की वेवलेंथ। तो 2 से 3 वाली ऊपर आएगी, 4 से 6 वाली नीचे आएगी, रिस्पेक्टिव चल रहा है, तो 1:4 आंसर क्या है। ये कर लो, बस आंसर हो गया। देखो इजी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है। अब ये देख लो, इसको भी करा देता हूं। देखो द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लैम्डा। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होता है, RZ स्क्वायर। लाइमन सीरीज की बात है तो N1 इक्वल टू 1, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी गैप क्या क्या चाहिए, मैक्सिमम, तो N2 की वैल्यू इन्फिनाइट। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी गैप कैसा चाहिए, सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा एनर्जी गैप के लिए N2 कितना रखना है, इन्फिनाइट। अच्छा, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज ऑफ हीलियम आयन। अब बामर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो हीलियम आयन की, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो बामर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 2। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 कितना रखना जाता है, N1 + 1। वेवलेंथ लॉन्गेस्ट तो एनर्जी गैप मिनिमम, तो N2 की वैल्यू क्या रखोगे, N1 + 1, तो N1 कितना है 2, तो N2 क्या होगा 3। अब बस डिवाइड कर लो, हमें ये निकालना है। अब कट्टम काट, ये तो 1 हो गया, अब ये कितना हुआ, ये 4 और 9, और ये 9 और 4 5, तो 36 ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, ये कटेगा नहीं, तो लैम्डा EHE 36 डिवाइडेड बाई 5 लैम्डा, 36 डिवाइडेड बाई 5 लैम्डा। बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट NPS में, और सभी बच्चे अच्छे से इसको फॉलो करते रहें, ठीक है, और सभी दोस्त यारों तक पहुंचाएं।